ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड इंडियन पॉलिटी का एक वीडियो है। थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाके और पीछे की चीज़ों को रिकॉल करेंगे। बात करते हैं कि ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया में 1600 के करीब ट्रेडर्स के रूप में एक ऑर्गेनाइज्ड लिमिटेड फॉर्म कंपनी के फॉर्म में ये ट्रेडर्स के रूप में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से ये राइट ऑफ ट्रेडिंग प्राप्त करते हैं और ये पहुंचते हैं इंडिया में। फिर उन्होंने बक्सर की लड़ाई जीतने के बाद बंगाल, उस वक्त के बंगाल मीन्स बिहार, उड़ीसा, बंगाल सम्मिलित पर अपना एक कंट्रोल करते हैं और 1765 में इनको दीवानी राइट और रेवेन्यू और सिविल जस्टिस का इनको राइट मिलता है। फिर एक और बड़ा काम होता है 1857 की लड़ाई। उसके बाद से फिर कुछ बदलाव होती है सिपाही मुटनी के बाद और अब कंट्रोल आता है यहाँ इंडिया में ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्टली। आफ्टर दिस 15 अगस्त 1947 में हमारा देश इंडिपेंडेंट प्राप्त करता है। आज़ादी की प्राप्त करने से पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण होता है 1946 में। 26 जनवरी 1950 को कहा जाए तो हम पूरी तरीके से गणतंत्र हुए और कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड हुआ, एग्जिस्टेंस में आया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के जो फीचर्स थे वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश रूल से कनेक्टेड थे। तो अगर क्रोनोलॉजी को हम समझें तो कंपनी रूल मेनली जब एक रेगुलेटिंग एक्ट इंडिया में आया था, जो एक तरह का फर्स्ट टाइम कंट्रोल करने का इंडिया के अंदर सिविल, मिलिट्री, रेवेन्यू अफेयर्स को ब्रिटिशर्स ने शुरुआत की थी। तो अगर देखा जाए पूरी तरीके से एक कंपनी रूल अगर देखा जाए तो एक टाइमिंग जो क्रोनोलॉजी समझ में आती है वो है 1773 से 1858। ये कंपनी रूल हुआ क्योंकि 1857 की लड़ाई के बाद से पूरी तरीके से अब ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट करने लगा यहाँ गवर्निंग बॉडी के रूप में। फिर 1858 से 1947 के बीच में क्राउन रूल होता है जब तक हमें आज़ादी नहीं मिल जाती। उसी दौरान इन दोनों अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को स्टडी करते हैं तब एक रेगुलेटिंग एक्ट आया, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बोला जाता है, जो सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोर्टेंस रखता है। फर्स्ट स्टेप कहा जाए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडिया के अंदर अब ईस्ट इंडिया कंपनी उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ गवर्न कर रही थी। तो अगर हम कहा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर आप गवर्न कर ले रहे हैं, उनके अफेयर्स उनको रेगुलेट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया के जो हिस्सों में जिन हिस्सों पे अधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो आप एक तरह से उस वक्त के इंडिया को आप कंट्रोल कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये फर्स्ट टाइम था जब पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी को रेगुलेट किया जा रहा था और एक तरह का सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन तैयार हो रहा था। फिर जब हम इस रेगुलेटिंग एक्ट को स्टडी करते हैं तो कुछ साइलेंट फीचर्स निकल के आते हैं। पहला आता है कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको नाम दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और उनको हेल्प करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता है जिसमें 4 मेंबर रहते हैं उनको असिस्ट करने के लिए। और ऐसा पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ये पहला फीचर हो गया। मतलब ये कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा, ना कि गवर्नर ऑफ बंगाल कहलाएगा। फर्स्ट। सेकेंड, गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे और जो मद्रास होंगे वो सबऑर्डिनेट होंगे बंगाल के।
before this regulating act, these three were independent to each other, one another. But after this regulating act, these two, Bombay and Madras presidencies, are subordinate for गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. और तीसरा इसमें साइलेंट फीचर, सुप्रीम कोर्ट एट कोलकाता 1774. उसमें एक एलिजा एम्पे और 3 और जजेस थे उस वक्त. फिर चौथा साइलेंट फीचर ये था कि इंडिया के अंदर जो नेटिव लोग हैं उनसे ब्राइब्स नहीं लेना है कंपनी के किसी सर्वेंट को. और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी उसमें कार्य करने वाले लोग हैं वो अपने एक प्राइवेट ट्रेडिंग नहीं शुरू करेंगे, प्रेजेंट्स और ब्राइब्स नहीं लेंगे. और लास्ट फीचर आया, इसमें बोला गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का एक गवर्निंग बॉडी का निर्माण किया गया जो उस वक्त के इंडिया के अंदर रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स को गवर्न करते थे, कंट्रोल करते थे. तो ये तो रहा रेगुलेटिंग एक्ट 1773. इन्हीं की इसी एक्ट के अंदर की जो खामियां थी उसको अमेंड किया गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो 1781 का अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781 होता है, जो अगले वीडियो में पढ़ा जाएगा. थैंक यू सो मच.